हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की जो मेन बुक है फ्लेमिंगो बुक, उस बुक का जो पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, उस चैप्टर की समरी मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। इस चैप्टर के जो ऑथर है उनका नाम है अल्फोंस डूडे। और अल्फोंस डूडे जो है वो एक फ्रेंच के नॉवेलिस्ट है और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। तो उस समय ऐसा हुआ था, इस स्टोरी के पीछे एक्चुअली एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री से रिलेटेड है ये स्टोरी। उस समय फ्रैंको प्रशियन वॉर चल रहा था। फ्रैंको प्रशियन वॉर का मतलब ये है कि जर्मनी के जो उस समय के चीफ मिनिस्टर थे बिस्मार्क, उन्होंने अपने इंस्ट्रक्शन से उन्होंने ये बताया था कि जर्मनी के आसपास जितने भी स्कैटर्ड कंट्रीज है वो सबको जर्मनी के अंडर आना है। तो एक टर्म है आप लोगों का क्लास 10 के हिस्ट्री में, यूनिफिकेशन। ये आप लोगों ने प्रीवियसली लास्ट 2 years पहले क्लास 10 में पढ़ा होगा, यूनिफिकेशन। इसका यही मतलब है यूनिफिकेशन का कि जर्मनी के आसपास जितने भी छोटे छोटे कंट्रीज है वो सबको जर्मनी के अंडर ही आना था। और फ्रैंको का मतलब है वेरी गुड रिलेशन बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। सो फ्रांस और जर्मनी में क्योंकि बहुत बढ़िया रिलेशन था, बहुत गुड रिलेशन था, तो फ्रांस बहुत रेडिली जर्मनी के अंडर ही आ गया था और कोई वॉर की जरूरत ही नहीं हुई थी। और इसके कारण जो फ्रेंच के 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे, अल्जास और लरेन, ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे उन पे असर हुआ था। और वो क्या असर था उसी के बारे में ये पूरी स्टोरी है। तो ये जो स्टोरी है इसके जो नरेटर है उनका नाम है फ्रांस। फ्रांस अपनी स्टोरी हमको नरेट करके इसके थ्रू, इस चैप्टर के थ्रू हमें बता रहा है। तो शुरू ऐसे करता है, फ्रांस कह रहा है कि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था, तो और उसको बहुत इस बात की भी डर थी कि उनका जो टीचर है एम हैमिल, जो उनको पढ़ाते थे, वो आज उसको होमवर्क दिए हुए थे और उनको सुनना था। जो ग्रामर के रूल्स होते हैं वो फ्रांस से सुनना था, पर फ्रांस क्योंकि कुछ भी याद नहीं किया था तो उसको इस बात का भी डर था कि जाते ही साथ उसको पनिशमेंट मिलेगी होमवर्क, क्योंकि वो नहीं करके आया था। और दूसरी तरफ उसको अपने लेट स्कूल पहुंचने का भी डर था। तो वो जैसे तैसे ही वॉज रनिंग टूवर्ड्स द स्कूल, और जब वो दौड़ के स्कूल की तरफ जा रहा था तो वो नेचर से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा था। और नेचर में उसने क्या देखा, उसने ये देखा, ही वॉज वॉचिंग द लेडी एंड द मैन वर्किंग इन द फार्म में, खेत में सबको काम करता हुआ वो देख रहा था। वो सोल्जर्स को मार्च करता हुआ देख रहा था। वो बर्ड्स का चिरपिंग वो सुन रहा था। वो फ्लावर्स का ब्लूमिंग देख रहा था, झरने देख रहा था, ट्रीज देख रहा था। ये सब देख के उसका मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि वो स्कूल जाए, पर फिर भी उसने बिना मन किए स्कूल जाने का निश्चित करता है और वो दौड़ता है स्कूल की तरफ। दौड़ते दौड़ते थोड़ी देर बाद जब वो थक के एक जगह पे रुकता है तो अपने बगल में, अपने साइड में वो टाउन हॉल देखता है। और जहां पे वो ये देखा कि बहुत ज्यादा क्राउड थी वहां पे और सब कोई एक नोटिस बोर्ड की तरफ देख रहा था। और उसको ये लगा, फ्रांस को, कि अगर मैं यहाँ पे रुक के नोटिस बोर्ड की तरफ देखूंगा तो मैं स्कूल पहुंचने में लेट हो जाऊंगा, बिकॉज ऑलरेडी आई एम रनिंग लेट। तो उसने यही मन बना लिया होगा कि जरूर कोई खराब न्यूज ही होगी, क्योंकि आज तक यही हुआ है, जितने भी वॉर के बारे में या कोई भी नेगेटिव न्यूज के बारे में हमें इसी टाउन हॉल के बुलेटिन न्यूज की जो लगी रहती है उसी से हमें मिली है। तो फिर वो स्कूल की तरफ फिर से भागने लगा और जाते जब वो भाग रहा था तो उसको वैक्टर मिलता है। वैक्टर मतलब क्या होता है? गार्डनर। तो वो उसको वेक्टर मिलता है और वेक्टर उसको कहता है कि फ्रांस, तुम्हें स्कूल जाने की जल्दी है पर तुम्हारे पास ढेर सारा टाइम है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो यू डोंट रन लाइक दिस। तुम अगर आराम से भी चलोगे तो भी तुम्हारे पास काफी टाइम है कि तुम स्कूल पहुंच जाओगे। फ्रांस को उस वक्त समझ में नहीं आया था कि इसने फ्रांस को इस तरह से क्यों कहा। फिर वो पहुंचता है स्कूल में और स्कूल पहुंचने से पहले जो एम हैमिल उसके टीचर है, उनके गार्डन से होते हुए, क्रॉस करते हुए फ्रांस को अपने स्कूल की बिल्डिंग में पहुंचना रहता है। तो वो क्रॉस करता है एम हैमिल का गार्डन और जैसे ही वो स्कूल के कॉरिडोर में पहुंचता है, यूजुअल डेज में क्या होता है, उसको स्कूल में पहुंचने के रास्ते पे ही उसको तेज तेज की आवाज आती है। जब बच्चे पोएम्स रिसाइट करते हैं, जब बच्चे अपनी चैप्टर की रीडिंग करते हैं आफ्टर द टीचर, टीचर के बाद वो रिपीट करते हैं, तेज तेज से पेजेस पलटाने की आवाज आती है, टीचर के रूलर की आवाज आती है जो वो डेस्क पे पटकते हैं बच्चे को चुप कराने के लिए। तो ये सारी आवाजें फ्रांस को नहीं आ रही थी उस वक्त और उसको यही लग रहा था कि शायद आज संडे है। उसको ऐसा लग रहा था कि संडे जैसा ही एनवायरनमेंट उसको आज स्कूल में लग रहा था। फिर फ्रांस अपने स्कूल
के क्लासरूम की तरफ बढ़ता है और कॉरिडोर से जब वो अपने क्लासरूम को क्रॉस करता है तो वो देखता है कि उसके जितने भी क्लासमेट्स हैं वो ऑलरेडी क्लासरूम के अंदर एंटर कर चुके हैं और अपनी अपनी सीट्स पे बैठ चुके हैं। तो फ्रांस को ये बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, उस समय का ये सिचुएशन उसको बहुत ऑकवर्ड लगता है कि वो सबके सामने वो गेट खोलता है और नोटिस होता है कि वो लेट है आज क्लासरूम के लिए और वो क्लासरूम के अंदर एंटर करता है। पर उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एम हैमिल जो कि इतने स्ट्रिक्ट टीचर है वो उस दिन बहुत ही पोलाइटली फ्रांस से कहता है, फ्रांस प्लीज कम इन एंड टेक योर सीट। और फ्रांस को इनकी काइंड जो वर्ड्स थी ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। फिर फ्रांस जल्दी से अपने डेस्क के पास जाता है और बेंच पे वो बैठ जाता है। फिर उसके बाद वो मिस्टर एम हैमिल को ध्यान से देखता है और बड़ा अजीब लगता है उसको, क्योंकि जो एम हैमिल थे वो जनरली इस तरह के कपड़े पहन के स्कूल नहीं आते थे जिस तरह के उन्होंने उस दिन पहन रखे थे। उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था, उन्होंने फ्रिल्ड किया हुआ शर्ट पहना था और बहुत ही छोटा सा एक कैप डाला हुआ था जो कि ब्लैक कलर का था और सिल्क मटेरियल का था। और ये ड्रेस जनरली जो मिस्टर एम हैमिल है वो जनरली सेरेमनीज के टाइम, फंक्शंस के टाइम, स्कूल में जो भी इवेंट्स होते हैं उस टाइम पे वो इस तरह के ड्रेस पहनते हैं। तो फ्रांस को समझ में नहीं आया कि एम हैमिल क्यों इस तरह से ड्रेसअप किए हुए हैं। फिर अचानक से फ्रांस जो है उसकी नजर पीछे वाले बेंचेस पे पड़ती है, जहां पे वो देख के वो भी चौंक जाता है कि पीछे वाली बेंचेस पे विलेज के जितने भी एल्डरली पर्सन थे, जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग थे, वो सब पीछे वाली बेंचेस को ऑक्यूपाई किए हुए थे, वो सब वहां पे बैठे हुए थे। तो फ्रांस को इस बारे में भी कुछ नहीं पता था कि ये हो क्या रहा था। तो वो यही सब बातों में उलझा जा रहा था। वो सोच रहा था कि स्कूल में क्यों इतनी शांति है, संडे जैसा क्यों लग रहा है, क्यों एम हैमिल इस तरह से ड्रेसअप किए हुए स्कूल आए हुए हैं और क्यों गांव के एल्डरली पर्सन पीछे के बेंचेस को ऑक्यूपाई किए हुए हैं। तभी जब उसके दिमाग में यही सब चल रहा था तभी एम हैमिल खड़े होते हैं और स्टेज जो बना हुआ था ब्लैक बोर्ड के नीचे, जो प्लेटफॉर्म बनी हुई थी, उसके ऊपर वो खड़े होके कहने लगे कि माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो दिन है वो आज मेरे तरफ से आप लोगों का लास्ट लेसन रहेगा जो मैं फ्रेंच में डिलीवर करने वाला हूं। क्योंकि आज के बाद से यहाँ पे बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि आज के बाद फ्रेंच में कोई भी चैप्टर्स या कोई भी क्लास में कुछ भी पढ़ाई नहीं होगी। आज के बाद से सब कुछ जर्मनी में ही पढ़ाई की जाएगी। तो आज जो मेरा फ्रेंच का लेक्चर है दैट इज द लास्ट लेसन, आज मेरा लास्ट डे है इस स्कूल में। ये सुन के मुझे एक थंडर क्लैप जैसा लगा, जैसे कि मेरे ऊपर बिजली गिर पड़ी हो। मैं सुन के बहुत हैरान हो गया कि आज तक जिस लैंग्वेज से मैं भागता था, जिसके जो एम हैमिल मुझे इतना स्ट्रिक्ट लगते थे, आज मुझे वो बहुत ही मायूस नजर आ रहे हैं, मुझे उन पे दया आ रही है और ये लैंग्वेज सीखने की क्यूरियोसिटी मुझे और भी ज्यादा परेशान कर रही है। फिर तब मुझे समझ में आता है कि क्यों एम हैमिल आज इतने ब्यूटीफुली ड्रेस्ड किए हुए थे, क्योंकि आज उनका जो उन्होंने 40 साल जो उन्होंने इस इंस्टीट्यूट को दिए हैं, आज उनकी विदाई थी। तो इसके कारण, क्योंकि वो आज लास्ट लेसन डिलीवर करने आ रहे थे, तो इसके कारण उन्होंने इस तरह से ब्यूटीफुली ड्रेस्ड अप किए हुए थे। और जो बैक बेंचेस में विलेज के जितने भी एल्डरली पर्सन है वो बैठे इसलिए हुए हैं क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं रिग्रेट है, पछतावा है कि क्यों उन्होंने अपने टाइम रहते उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखी, क्यों पढ़ाई नहीं सीखी। तो इसी कारण वो लास्ट लेसन आज अटेंड करना चाहते थे एंड टू शो एन ऑनर, उनको एक सम्मान देने के कारण वो आज अपना प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति इस स्कूल में देने के लिए वो एल्डरली पर्सन आज आए हुए थे। फिर मेरे दिमाग में जब यही सब चल रहा था, फ्रांस कहता है कि तभी मुझे बुलावा आया, मेरा बुलावा आया और मुझे अपना जो लेसन आज याद करके आना था वो सुनाने का टाइम आ चुका था। मुझे कॉल किया गया और मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था, जितना भी मुझे याद था वो सब कुछ भूल चुका था मैं, और फिर मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। पर उसी पोलाइट वे में जिस तरह से मिस्टर एम हैमिल मुझे क्लासरूम में वेलकम किए थे, उसी पोलाइट मैनर में उन्होंने मुझे कहा कि फ्रांस, आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटने वाला हूं, पर तुम्हें इतना याद होना चाहिए, तुम्हें कम से कम अपनी लैंग्वेज
याद होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर तुम कहीं और जाके अपने आप को फ्रेंच कहोगे पर तुम्हें अपना लैंग्वेज में ही बात करना नहीं आएगा, तो वो लोग भी तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तो आज तुम्हारे पास एक लास्ट मौका है, क्योंकि आज जो लेसन है मैं दोबारा से पढ़ाने वाला हूं, तो तुम उसको बहुत ही ध्यान से सुनना। फिर वो अपना लेसन स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले वो ये भी कहते हैं, पर इसके लिए मैं तुमको या बाकी स्टूडेंट्स किसी को भी मैं ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये नहीं सीखने के पीछे बहुतों का बहुत लोग रेस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले तो तुम्हारे पेरेंट्स बिल्कुल भी एंशियस नहीं है तुम्हें पढ़ाने के लिए, जिसके कारण वो क्या करते हैं, तुमको स्कूल के बजाय वो तुम्हें फार्म में, खेत में भेज देते हैं काम करने के लिए। इवन कितनी बार मैं भी तुम लोगों को अपने गार्डन में पानी डालने के लिए भेज चुका हूं। जब मुझे फिशिंग करने का मन होता था तो मैं क्लासरूम बंद कर देता था और क्लासेस नहीं लेता था। तो ये सब के पीछे जो रीजन है वो ये है कि आज तुम लोगों को अपने ओन लैंग्वेज में पढ़ना या लिखना नहीं आता है। उसके बाद एम हैमिल इस जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसकी खूबसूरती के बारे में बताते हैं। वो ये बताते हैं कि वर्ल्ड का सबसे क्लियरेस्ट और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज है, और हमें अपने लैंग्वेज को गार्ड करना आना चाहिए। कोई भी अगर हमको पूछे कि आप कौन से कंट्री को बिलोंग करते हो, हम बहुत ही ग्लैडली अपने आप को फ्रेंच इंट्रोड्यूस करें, और अपना लिखना या बोलने का जो स्किल है वो भी दूसरों तक उनको भी पता होना चाहिए कि हमें भी फ्रेंच लैंग्वेज में लिखना या बोलना आता है। फिर उन्होंने अपना ग्रामर का लेसन स्टार्ट किया, और मुझे बहुत ही हैरानी हुई। फ्रांस कहता है कि मुझे उस दिन बहुत हैरानी हुई कि आज तक जो वर्ड्स, जो ग्रामर के रूल्स मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता था, आज वो लेटर्स, एक एक शब्द, उनके एक एक रूल्स मेरे दिमाग में बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर बनाया हुआ था। ग्रामर के सारे रूल्स बताने के बाद मिस्टर हैमिल जो है आज हम लोगों के लिए न्यू कॉपीज लाए हुए थे, और फिर वो राइटिंग पार्ट में हम लोगों को लिखना सिखाने वाले थे। उन्होंने बहुत ही से कर्सिव राइटिंग में, राउंड राइटिंग में उन्होंने लिखने को कहा, और पूरी क्लास जब लिख रही थी तो पूरे क्लासरूम में बिल्कुल शांति थी। सिर्फ पेजेस के टर्न करने की आवाज और जो पेन्स के चलने पे स्क्रैचिंग साउंड्स थी वो बस थी, और उसके साथ साथ विंडो के बाहर पिजन्स जो है वो बोल रहा था, उसकी आवाज आ रही थी। तो एक पल मैं बिल्कुल गुम गया, खो गया, और मैं सोचने लगा क्या कल से ये पिजन्स भी जर्मन लैंग्वेजेस में बोलेंगे। और लिखने के साथ साथ मैं जब जब अपना सर ऊपर उठाता था, मैं एम हैमिल को अपने माथे पे हाथ रख के बस उनको यही सोचता हुआ नजर आते थे वो मुझे, कि उनका जो 40 इयर्स उन्होंने इस इंस्टीट्यूट को दिए हुए थे, आज उनकी जाने की बारी थी। और ये सोच सोच के मुझे भी बहुत बुरा लगता था, मुझे भी उनके बारे में बहुत खराब लगता था। फिर फ्रांस कहता है कि पुअर मिस्टर हैमिल, बेचारे मिस्टर हैमिल जो 40 साल तक स्कूल में रह चुके हैं, यहाँ पे पढ़ा चुके हैं, क्या वो कहीं और जाके अपने आप को ढाल पाएंगे? क्या वो उस एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट कर पाएंगे? और उनका जो घर था वो बिल्कुल स्कूल के सामने ही थी, तो वो हर वक्त अपने विंडो से क्लासरूम के बेंचेस, ड्रॉर्स, डेस्क सब कुछ देख पाते थे। तो क्या वो ऐसी ही उनको परिस्थिति, ऐसी ही सिचुएशन क्या उनको कहीं और जाके मिल पाएगी? यही सोच सोच के मैं भी परेशान हो रहा था। फिर लिखने के बाद, राइटिंग खत्म होने के बाद वो हमको हिस्ट्री के लेक्चर्स देने लगे, पढ़ाने लगे, और पूरी क्लास को वो एक एक करके उठा के रीडिंग करवाने लगे। सबने बारी बारी अपनी रीडिंग की। इवन जो पीछे एल्डरली पर्सन बैठे हुए थे वो भी बारी बारी से हिस्ट्री के चैप्टर्स को रीड किए, और जब मिस्टर एम हैमिल सिखाने लगे, चैप्टर्स हमको एक्सप्लेन करने लगे, उनके शब्द हमारे कानों में बिल्कुल एक स्वीट जैसा साउंड करने लगा, जो आज तक इतना इरिटेट करता था। उनका हिस्ट्री का लेसन आज बहुत ही मिठास भरी आवाज लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि हम एम हैमिल को बस सुनते ही जाए। फिर हिस्ट्री के क्लास के दौरान ही अचानक से चर्च के क्लॉक में आवाज आती है, एंड इट वॉज 12 o'clock एंड इट वॉज द टाइम फॉर अस टू लीव द स्कूल। तभी तुरंत जो मिस्टर एम हैमिल है वो अपने चेयर से खड़े हो जाते हैं, और वो कुछ बोलना चाह रहे थे पर पता नहीं क्यों वो बोल नहीं पाए, उनमें शब्द नहीं आई, और वो अपने आप को टर्न करते हैं। ही टर्न टूवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड पे वो एक पीस ऑफ चॉक लेके वो लिखते हैं विवेला फ्रांस, और इसका ये मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है।
और ये कह के वो अपने आप को वॉल में लीन कर लेते हैं। लीन अगेंस्ट द वॉल मतलब वो दीवार पे टिक के खड़े हो जाते हैं और बिना कुछ भी बोले अपने हाथों के इशारे से वो बस बताते हैं कि इट्स ओवर नाउ, योर क्लास इज डिसमिस्ड एंड यू मे गो होम नाउ। सो स्टूडेंट्स, इसी पे ये चैप्टर खत्म होता है, यही है इसकी समरी। और इस वीडियो के बाद मैंने इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखी है, तो प्लीज वीडियो वॉच करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिएगा। कुछ भी ऐसा लगे तो प्लीज डू कमेंट मी, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।